अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू कासमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज जी बड़े टाइम के बाद सर एक तो आप हिंदी में लिख देते हैं। अशोक वाकड़े साहब हमारे साथ हैं और मेरा ख्याल है वही लिखा हुआ भी है उन्होंने, मैंने अंदाजा लगाया है। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया। सर को सब जानते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अपनी बात बड़े दबंग तरीके से रखते हैं। थैंक यू सो मच सर कि आपने ज्वाइन किया। आई एम सो थैंकफुल। सर सबसे पहले हम चलते हैं, थोड़ा कोरोना वैक्सीन की बात हो रही है कि पाकिस्तान को 20% पॉपुलेशन के लिए भारत दे रहा है। अब उसमें सर आप क्या समझते हैं, क्योंकि जाहिर है यहाँ के लोग भी वही हैं जो भारत में हैं, तो इनको अपनी एक ईगो है हमारे पॉलिटिशियंस को, और आपको लग रहा है कि उतनी आसानी से इस बात को मानेंगे कि हमें ज़रूरत पड़ी और हमने भारत से वैक्सीन ली। और भारत की तरफ से भी है कि सर एहसान जताने का आपका मीडिया ने अभी से शुरू कर दिया है कि जी देखिए जी कि हम वैक्सीन दे रहे हैं। तो वो बात जो है वो शुरू होने से पहले ही जो है वो कुछ कंफ्यूजन में आ गई है, थोड़ी सी बिगड़ती भी कभी कभी लगती है, क्योंकि अगर कोई किसी के ऊपर एहसान कर रहा है तो जताना नहीं चाहिए, और जिसके ऊपर हो रहा हो उसको भी खुले दिल के साथ उसका थैंक यू करना चाहिए, शुक्रिया करना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोनों तरफ एक ही जैसे लोग हैं। तो आप क्या देखते हैं कि आपके ख्याल में अच्छा किया भारत ने कि वो पाकिस्तान को वैक्सीन दे रहे हैं, जबकि बहुत टेंशन रहती है आपस में, आपको मालूम ही है। देखिए, मैं बार बार कहता हूँ आरजू जी, इन दोनों देशों में संबंध ठीक हो, ऐसी दोनों देशों की जनता दिल से चाहती, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन कुछ दलाल इधर है, कुछ दलाल उधर है, कुछ वास्टेड इंटरेस्ट वाले लोग, नेता उधर है, कुछ नेता हमारी इधर है, कुछ मीडिया वाले आपकी उधर है, कुछ मीडिया वाले हमारी इधर है। उनको लगता है कि भारत और पाकिस्तान की दोस्ती होगी तो शायद उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। हमारे लिए भारत पाकिस्तान की दोस्ती या दुश्मनी ये दुकान नहीं, ये हमारे लिए बहुत इमोशनल सवाल है। मैं बार बार कहता हूं कि भारत के लोग और पाकिस्तान के लोग सिर्फ एक लाइन खींचने से अलग नहीं हो सकते। हम लोगों का डीएनए एक है, हम लोगों की खान पान एक है, हम लोगों का ज्योग्राफी एक है, हम लोगों के सोच एक है। आज भारत कोई बड़ी बात नहीं कर रहा है, और भारत कोविड के पहले भी विश्व में सबसे ज्यादा वैक्सीन बनाने वाला कंट्री था, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ ऐसी कंपनियां थी जो पूरे वर्ल्ड की, हमारे यहाँ इन्वेंशन, भले ही हमारी खुद की वैक्सीन ना हो, किसी और की वैक्सीन, लेकिन वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग में हमारे यहाँ सबसे बड़ा नंबर हम करते थे। उसका एक कारण है कि हमारा खुद का, भारत की पॉपुलेशन इतनी बड़ी थी कि कल हमेशा एक स्टैंड बाय कैपेसिटी हमारे यहाँ तय होती थी कि यदि कोई ऐसा आफत आ गई तो कम से कम किसी देश ने वैक्सीन दी तो उसका प्रोडक्शन तो कर सके। तो वो एक बेस होना चाहिए, इसलिए बेस था। उसके बाद वो कैपेसिटी बढ़ती गई, जो भी रिस्ट्रिक्शन थे वो निकलते गए। इस बार वैक्सीन के लिए हमारे देश की कंपनियों ने भी काम किया, यूरोप के कई कंपनियों ने साझा काम किया। अब आप मुझे बताइए, ये लोगों को समझ लेना चाहिए, और ये जनता को भी आपके शो के थ्रू ये बता देना चाहिए हमको कि चाइना में जो ये वायरस की बात हम सब करते हैं, तो चाइना में जिस लेबोरेटरी में ये काम हो रहा था इस वायरस पे, वहां पे वर्ल्ड की सारी कंपनियां फंडिंग कर रही, क्योंकि वो वायरस चाइना में मिला था। तो वो सबको लग रहा था कि वायरस डेडली हो जाए, इसका वैक्सीन निकले, इसलिए पूरे विश्व के तमाम देशों ने, अमेरिका से लेकर तमाम देशों ने वहां पैसा लगाया। ये बात अलग है कि वो लीक हो गया, वैक्सीन हो गया, हम उसमें जाना भी नहीं चाहते। लेकिन आज हम बार बार कहते हैं कि यदि भारत ने पाकिस्तान को वैक्सीन दी 20%, तो भारत ने अपने छोटे भाई को मदद की, तो क्या इसमें बुरा बात है? बुरी बात है ना। लेने वालों को बुरा लगना चाहिए, ना देने वालों को बुरा लगना चाहिए। सरकार ने देने का तय कर लिया है, सरकार के मन में तो कोई दुर्भावना नहीं है। आपके सरकार ने लेने का तय कर लिया है, उनके भी मन में दुर्भावना नहीं है। दोनों के मन में आम जनता का या अवाम का कुछ अच्छा करने का ही मन में है ना। लेकिन कुछ मीडिया वाले, हमने एहसान किए, अरे भाई तुम कौन होते हो एहसान करने वाले? जो मीडिया हाउसेस ये कहते हैं एहसान कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान पे, वो पहले अपने कर्मचारियों पे तो एहसान करें। जिन लोगों ने पेंडेमिक के नाम पे सैलरी आधी आधी कर रखी है, उसको तो पूरी दें। आप अपने कर्मचारियों पे एहसान नहीं कर सकते और पाकिस्तान पे एहसान करने की बात करते हैं, ये दुर्भाग्य है। आपके ऐसे लोग हैं जिन चैनलों में, आपके यहाँ पे भी चैनल ऐसे होंगे जिनके यहाँ दुर्गति होगी,
लेकिन भारत ने दिया तो बड़ा उनको तकलीफ हो रही है। अरे भाई तकलीफ किस बात की? भारत की आई हुई वैक्सीन, क्या आपके यहाँ जो लोग वैक्सीन लेने के बाद क्या भारत माता की जय बोलेंगे? वो पाकिस्तान जिंदाबाद ही बोलेंगे, क्योंकि वो उनका देश है, अपने देश के प्रति समर्पित है। ये जब कोविड से हम लड़ रहे हैं आरजू, तो ये बात देखना चाहिए आपको कि पूरा विश्व एक हुआ है। भारत की वैक्सीन सिर्फ पाकिस्तान को नहीं गई है, 64 देशों को गई है। कई जगह फ्री गई है, कई जगह पैसे से गई है। हमारे अपने देश में सभी को फ्री नहीं मिली है। कोरोना वॉरियर्स को फ्री मिली है, जो एजेड लोग थे, जो बहुत जल्दी तकलीफ में आ सकते, उनको फ्री मिली है, गरीबों को फ्री मिली है। उसके बाद सरकार ने इसकी कीमत तय करके प्राइवेट हॉस्पिटल्स में दी है और जनता को, आवाम को आह्वान किया है कि यदि आपको इमीडिएट लगना हो तो आप जाइए हॉस्पिटल में, पैसे दीजिए और ले लीजिए। इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है। हमारे देश में भी सबको फ्री नहीं मिली है, लिमिटेड लोगों को ही फ्री मिली है। लेकिन हमारे देश में कोई है और हमने कहीं दिया है, हमने कहीं कोविड की वैक्सीन दी है, तो इसमें भारत को गर्व करने की जरूरत नहीं। ये पेंडेमिक का समय है, पूरा विश्व है। मौत आती है तो पाकिस्तानी या भारतीय, सर आपकी आवाज, जब मौत आती है तो भारत या पाकिस्तान आके नहीं देखती, वो नहीं देखती कि पाकिस्तानी छोड़ के मैं इंडियन पे जाऊं। अरे मौत के लिए तो सब इंसान एक तरीके है, काले गोरे ऊंचे नाटे सब एक तरीके। ऐसे में हम लोगों को कम से कम, आप और हम लोगों को ये बात बहुत संजीदा तरीके से रखनी चाहिए। ना मैं ये कहूं कि मुझे बहुत अभिमान है कि मैंने नीचे बड़ा अपर हैंड होके दिया है, मैंने मेरे भाई को दिया है और मेरी औकात होती तो मैं 100% देता। आज 20% दी है क्योंकि मैं खुद तकलीफ में हूं, ये मुझे कहने में शर्म नहीं आती। यदि मेरे पास होता तो मैं 100% नहीं सर, बिल्कुल आपको लेने में, बिल्कुल सर, मैं यही कह रही हूँ। और यहाँ पे भी लेते हुए भी यहाँ वालों को भी, जो गवर्नमेंट है या जो लोग हैं, उन्हें शुक्रिया अदा करना चाहिए भारत का कि वो हमारी मदद कर रहे हैं, वो हमें वैक्सीन दे रहे हैं। यहाँ पे भी सर झुका होना चाहिए, यहाँ पे भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस ले लिया जी, बड़ा कोई, जैसे हमें देना ही था उन्होंने, वो कहीं और भी दे सकते थे, लेकिन उन्होंने हमें अगर समझा, देने के काबिल समझा, तो उनका एहसान है, तो हमें मानना चाहिए। दोनों तरफ की बात मैं कर रही हूँ। लेकिन सर एक चीज है जो पाकिस्तान में देखने को मिली, वो ये कि चाइनीज वैक्सीन भी आ रही है। चाइना ने भी काफी वैक्सीन दी है पाकिस्तान को, अब भारत से भी आ रही है। जो बहुत से मेजॉरिटी मैंने देखा जो पाकिस्तानी है, वो भारत की वैक्सीन लगाना चाह रहे हैं, चाइना की नहीं लगाना चाह रहे। ऐसा आप क्यों समझते हैं? ऐसा क्यों है? क्योंकि चाइना तो हमारा बड़ा दोस्त है, हम तो चाइना के बारे में कुछ सुनते नहीं, हर वक्त चाइना को डिफेंड करते रहते हैं। लेकिन चाइनीज वैक्सीन, इवन अगर आप मेरी बात भी करें तो मैं अगर जाऊं कभी वैक्सीन के लिए जाऊंगी जब, तो मैं कहूंगी मुझे इंडियन वैक्सीन लगा, मुझे चाइनीज वैक्सीन नहीं लगानी। तो आप क्या समझते हैं कि इस तरह की सोच क्यों है? देखिए, एक कंट्री का, जब हम विज्ञापन की दुनिया में, यदि आप किसी को जानते हैं या क्यों आज मास कम्युनिकेशन की है, तो विज्ञापन में किसी भी प्रोडक्ट का एक ब्रांड पर्सनैलिटी होती है। चाइना की ब्रांड पर्सनैलिटी ये पुअर क्वालिटी की बनी हुई, क्योंकि चाइना ने मास प्रोडक्शन करके और प्राइस पे खेलते क्वालिटी के साथ इतना कॉम्प्रोमाइज किया कि जब दिल्ली में चाइना के 200 रुपए वाले पंखे बिके, तो पहले लॉट में तो खूब बिके, लाइन लगा के बिके। लेकिन 15 दिन में लोगों को समझ में आ गया कि ये पंखा चलता नहीं, क्योंकि 200 रुपए में सीलिंग फैन आ नहीं सकता, चल नहीं सकता। आप टेम्पररी बना सकते हो जो 8, 10, 12 घंटे चले। तो चाइना प्रोडक्ट की एक ब्रांडिंग हो गई है कि चाइना मतलब पुअर क्वालिटी, जापान मतलब हाई क्वालिटी। इंजीनियरिंग में या गाड़ियों में आप बोलते जर्मन, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में जर्मन टेक्नोलॉजी कहते। एग्रीकल्चर में हम जब बात करते हैं तो हम इजराइल की बात करते हैं। जब सूखे मेवे की बात करते हैं तो पाकिस्तान की बात करते हैं। हमारे यहाँ जब सूखे मेवे बिकते तो बोलता है पाकिस्तान से आया है, तो उसका प्राइस मिलता है उसको, क्योंकि वो ब्रांडिंग है पाकिस्तान। बिल्कुल। तो वो ब्रांडिंग चाइना की इतनी वीक है, तो ये तो कोई गाड़ी का स्पेयर पार्ट तो नहीं ले रहे हैं आप, ये अपने जीवन के साथ खेल रहे हैं। यहाँ तो आदमी बिल्कुल एश्योर्ड होना चाहता है। और मेडिसिन की दुनिया में भारत ने एक अपना मुकाम हासिल किया है। हमारे यहाँ फार्मा एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से लेकर तमाम जगह पे हमारे इनपैनल्ड लोग हैं। अमेरिका जैसा कंट्री जहां ड्रग रेगुलेशंस बहुत टाइट है,
वहां इंडियन कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज बिकती। इंडियन कंपनीज का स्टैंडर्ड इतना हाई है फार्मा का कि विदेशी कंपनी आके इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट करती, क्योंकि उनको मालूम है कि इंडियन कंपनी के साथ इन्वेस्ट करके जो हम एक्सपोर्ट करेंगे तो दुनिया में कोई कंट्री ऐसी नहीं होगी जो इंडियन फार्मा को रिजेक्ट करेगी। तो ये एक ब्रांडिंग है। इसीलिए ये तो दवाई लेनी हो तो हम हमेशा कहते हैं, हम कोई चीज लेते तो अरे सस्ती से दे दे, लेकिन दवाई जब लेनी होती है, यदि मुझे दिवाली के टाइम रोशनी करने के लिए वो लाइटिंग का खरीदना है, मैं बोलता हूँ यार अगले दिवाली तक कौन संभालता है, सस्ती सुंदर 4 दिन चलेगी वो दे दे। लेकिन जब मैं वाटर कूलर खरीदता हूँ या वाटर हीटर खरीदता हूँ, गीजर खरीदता हूँ, तो मैं अच्छे क्वालिटी का चाहता हूँ, कि मैं नहीं चाहता कि मैं नल खोलूं और मुझे करंट लग जाए और कैजुअलिटी हो जाए। मैं बहुत डरता हूँ उस चीज से। इसलिए जो जीवन से चीजें जिससे हानि हो सकती है उसको, उसके लिए आदमी बहुत अच्छे ब्रांड में चला जाता है। और भारत, ये आपको भी गर्व होना चाहिए, भाई है हम आपके, भारत इस मामले में, क्वालिटी में, दवाइयों के मामले में बहुत आगे है। और यही कारण है कि हर पाकिस्तान में, हमारे यहाँ भी चैनल ने कई इंटरव्यू चला है पाकिस्तान के लोगों के, उन्हें कहा नहीं हम तो भारत इंडियन वैक्सीन लेंगे, हम तो इंडियन वैक्सीन लेंगे। कोई भी लेगा, ये ट्रेंड अमेरिका में भी, ये इंग्लैंड में भी है, जहां जहां लोग हैं वहां वैक्सीन लेते हैं। और हमारे यहाँ वैक्सीन लेने के लिए हमारे वजीर आजम ने भी पहले ले ली, उन्हें कहा मैं ही ले रहा हूँ। वजीर आजम की जो माता जी है हमारी, वो 92 प्लस है, उसने भी वैक्सीन ले ली। ये एग्जाम्पल्स है कि यदि उनकी माँ वैक्सीन लेती है 92 में और मेरे वजीर आजम खुद वैक्सीन लेते हैं, तो उसके बाद तो अब फेसबुक पे तो रोज लोग सेल्फी डाल रहे हैं वैक्सीन लेते हुए। तो एक बार से आ गया। इसलिए मुझे लगता है कि पाकिस्तान में भी भारत के वैक्सीन पे उतना ही विश्वास है जितना विश्व के बाकी देशों को है। बिकॉज सर पहले तो बहुत लोग इंडिया में भी कह रहे थे वैक्सीन के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन बिल्कुल जब से नरेंद्र मोदी जी ने लिया है तब से हो सकता है कि कुछ और लोग जो है वो आगे बढ़े हो। सर एक चीज और है, वो जब कोविड-19 शुरू में जब आया है तो आपको मालूम है कि यूरोप, अमेरिका बहुत तेजी के साथ और बहुत जिंदगियां जो है उसमें चली गई, और भारत, पाकिस्तान और इस तरफ जो हमारी कंट्रीज हैं जैसे बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, तो इनमें कम हुआ, ये इसका असर कम हुआ। उसकी क्या वजह हो सकती है? क्योंकि वो तो बहुत एडवांस कंट्रीज हैं, लेकिन लोगों ने ये भी कहा कि जो हमारे खाने होते हैं, जो हम हिंदुस्तानी पाकिस्तानी खाने खाते हैं पका तो उससे जो हम जो तरीका हम पकाने का यूज करते हैं या जो हम मसाले खाते हैं, उसकी वजह से हमारी बॉडीज इतनी वीक नहीं है जितनी यूरोपियंस की या अमेरिकन की है। आप ये समझते हैं? ऐसा है? बिल्कुल। प्रॉब्लम क्या है आरजू जी, जो वायरस है, वायरस और बैक्टीरिया में एक जो मेजर फर्क है, वायरस अपने आप को बार बार म्यूट करता है, इसलिए उसकी दवाई या वैक्सीन पकड़ना बहुत मुश्किल है। इसलिए वैक्सीन पे भी लोगों को डाउट है। आज भी कोई ऐसी वैक्सीन नहीं जो 100% क्लेम करे। हमारे यहाँ 94% तक का रिजल्ट आया है पहले वैक्सीन के लॉट का, कि 94% में बहुत अच्छे रिजल्ट आए। दैट इज वेरी फेयर एंड दैट इज वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट्स इन द वर्ल्ड वी कैन से। लेकिन होता क्या है, मैं बार बार कहता हूं, किसी भी देश की, मैं मेरे सरकार को भी कहता हूं, आप पेंडेमिक कंट्रोल करने के लिए इतराओ मत, आपने कुछ नहीं किया। ये हमारा बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत, लंका, ये हमारा ज्योग्राफिया ऐसा है कि हमें सनलाइट से हम लोग मरते हैं, धूप से मरते हैं हम क्या लोग। और यूरोप में धूप नहीं मिलती, जो गर्मी है, सनलाइट है, वो वायरस का सबसे बड़ा दुश्मन। पॉइंट नंबर 1। दूसरा, जब वायरस शरीर पे जाता है, जो मेरे जो फैमिली डॉक्टर थे वो कह रहे थे कि आप अभी कह रहे हैं कोविड, आपके शरीर पे रोज 5 से 10 हजार वायरस रोज अटैक करते, आपको पता भी नहीं होता, क्योंकि वायरस से हमेशा शरीर लड़ता है और शरीर की इम्यूनिटी जो है वो वायरस को खत्म, वो वायरस खत्म करती है। इस वजह से आपकी इम्यूनिटी ठीक होनी चाहिए। अब इम्यूनिटी ठीक कैसे होती है? भाई आप यूनानी मेडिसिन ले लीजिए या आयुर्वेदिक ले लीजिए। हमारे जो मसाले हैं जिसका टेस्ट हमने डेवलप किया, वो बेसिकली मेडिसिनल वैल्यू की थे, इसलिए हमारे खान पान में आए। दालचीनी हो, तेज पत्ता हो, बड़ी इलायची हो, छोटी इलायची हो, अजवाइन हो, इसका अपना मेडिसिनल वैल्यू है और ये हमारे रोज के खाने में आ गए। हम पान खाते हैं, कोई यूरोप में पान खाता हुआ दिखाई नहीं देगा, लेकिन पान का मेडिसिनल वैल्यू इतना जबरदस्त है कि वो शरीर को इम्यूनिटी बढ़ाता है, बूस्ट करता है। इसलिए हमारी कुदरतन इम्यूनिटी इतनी अच्छी थी।
हमारे यहाँ भी जो डेथ हो गई, यदि इसका एनालिसिस किया जाए तो इन दोनों देशों में डेथ उन लोगों की हो गई जो सुपर हाई क्लास और हाई क्लास के लोग, जो फ्रिज का पानी पीते थे, जो रेडी टू ईट फूड लाते थे, फ्रोजन फूड लाते थे। क्योंकि जैसा मैंने कहा, वायरस का सबसे बड़ा दुश्मन सनलाइट है, तो वायरस का सबसे बड़ा दोस्त ठंड है। आप यूरोप में जाके, मैं दावे के साथ कहता हूं, मेरे यहाँ यदि मेरे बेटे ने कहा कि साहब आज पापा आज चिकन खाना है, तो मैं मुर्गा कटवा के लाता। आप यूरोप के किसी देशों में मुर्गा कटवा के कहीं दिखाओ मुझे। आपको चिकन लेना है, आप फ्रोजन चिकन खरीदते हो, कटता कहीं फैक्ट्री में है, 10 दिन पहले कटा होगा, उसके बाद वो प्रिजर्व होके आता है, वहां वायरस पनपता है। हमारे यहाँ तो हमने मुर्गा काटा, 15 मिनट पहले फड़फड़ा रहा था, उसके बाद काटा, घर आया, धोया, पकाया। पकाने में हमारे यहाँ जैसा आपने कहा था, कुक कर करके, और जो मसाले रहते हैं उसमें हम हल्दी से मैरिनेट करते हैं। हल्दी से मैरिनेट करोगे तो फिर बचता क्या है? हल्दी से बड़ा एंटीबायोटिक कोई है नहीं। ये तमाम चीजें है। यूरोप में आप जाइए, आपको पीला रंग देखने को नहीं मिलेगा खाने में, तरसता है आदमी हल्दी को देखने। और हमारे यहाँ हल्दी का, अच्छा प्याज का, लहसुन का, गार्लिक का, अदरक का, धनिया का, पुदीना, ये रोज के खाने में है। तो इससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ी। हम लोगों के पूर्वजों ने, हमारे जो पूर्वज लोग थे, हमारे यहाँ जो पुराने लोग थे हमारे, इन लोगों ने की हुई हम पे एहसान है, जो आज हम चौड़े होकर कहते हैं कि हम लड़ेंगे। हमारे पास पैसे नहीं थे लड़ने के लिए, हमारे पास हमारा शरीर, हमारा खान पान, ज्योग्राफिकल हमारा भूगोलीय स्थिति जो थी, हमारी सनलाइट बहुत है, इसलिए हम बाकायदा बच गए। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, बिल्कुल मैं भी इसी बात से एग्री करती हूँ। लेकिन अभी आप मुझे बताइए सर, अभी क्या सिचुएशन है इंडिया में कोरोना की? क्योंकि पाकिस्तान में तो ये है कि थोड़ा फिर बढ़ना शुरू हो गया है, और आज क्या है, थर्सडे है, और मंडे से सुना है फिर स्कूल बंद कर रहे हैं। अरे आप, हमारे यहाँ भी लॉकडाउन हो गया नागपुर में। नागपुर शहर एक बड़ा प्रोमिनेंट शहर है महाराष्ट्र का, वहां अब लॉकडाउन हो गया, पहला लॉकडाउन है महाराष्ट्र में। कई जगह नाइट कर्फ्यू कई जगह लगा हुआ है। प्रश्न क्या है कि जब कोविड से हमारे यहाँ वजीर आजम से लेकर तमाम लोग, आपके यहाँ भी तमाम एडवर्टाइजमेंट चल रही, आप कोविड का इंजेक्शन लेने के बाद भी आप प्रिकॉशंस ले लीजिए, सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग और तुम्हारा मास्क, ये नितांत जरूरी। क्योंकि कोविड ये कुछ में इधर ट्रेस रह गया, वो फिर से एक्टिव होता है, एक दूसरे से स्प्रेड होता है। हमारे यहाँ क्या है, लोग बहुत, जैसे ही कोविड का कम हो गया, लोगों ने एकदम शादियों में देखा तो रश टू रश। मैं पूना में गया था, बड़ा प्रोमिनेंट शहर है महाराष्ट्र का, बॉम्बे के पास है, इंडस्ट्रियल टाउन है। कोविड के पीक पीरियड में मैं गया, मैंने देखा कि वहां रेस्टोरेंट में खाने को, बैठने को जगह नहीं है, सब जगह वेटिंग है। तो मैंने वहां पे एक लोकल पॉलिटिशियन थे, मैंने पूछा कि भाई साहब ये क्या हो रहा है पूना में, बड़ी अजीब स्थिति देख रहा हूं मैं। दिल्ली में कौवे उड़ रहे हैं रेस्टोरेंट में, रात के यहाँ लोग एक दूसरे पे बैठ रहे। उन्होंने कहा कि हम पुना के लोग हैं, हमने तय कर लिया है कि हम कोविड को पूरा इकट्ठा होकर ताकत से मार डालेंगे। इसलिए हम रास्ते पे लड़के रास्ते पे उतर के कोविड से लड़ रहे हैं। मैंने बोला ये मरने की बात है, और वही हुआ। फिर कोविड के एकदम केसेस ज्यादा आ रहे हैं। जहां ठीक लॉकडाउन हुआ है, जहां सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क, आपको आरजू जी आश्चर्य होगा, मेरे देश में कई राज्यों में, प्रोविंसेस में, मास्क न पहनने पे 5,000 रुपए का जुर्माना है, और करोड़ों का रेवेन्यू इकट्ठा हुआ है। इसलिए नहीं कि सरकार को पैसा चाहिए था, सरकार ठग गई। अब ये लोग कैसे सुधरेंगे? अब इनको बोलो मास्क पहने, जैसे ही मास्क उतार दे 5,000 रुपए का लगाओ चलान। आप रिश्वत पे तौर के भी जब 5,000 का चलान की जगह रिश्वत दोगे, 100-200 तो नहीं दोगे, रिश्वत भी 1,000-1,500 रुपए देके छूटोगे। तो मास्क निकालने का मायना 1,500 रुपए हो गया, तो सबने मास्क पहनना शुरू कर दिया। तो अब धीरे धीरे फिर से जो बढ़ा है, फिर से ट्रैक डाउन हो गया। दिल्ली कंट्रोल में है अभी। महाराष्ट्र एक है कि जहां, क्योंकि महाराष्ट्र हमारा फाइनेंशियल कैपिटल है देश का, वहां फॉरेन हवाई जहाज बहुत उतरते हैं वहां से। इसलिए इंग्लैंड का जो नया स्ट्रेन आया वो हमारे यहाँ दिखाई दिया बॉम्बे में। फिर बॉम्बे अपने आप में ऐसा शहर है कि जो गोल नहीं, बॉम्बे में जगह नहीं, एक तरफ पहाड़ी एक तरफ समुद्र है, वो बची हुई जगह में बॉम्बे है, लंबी पट्टी और हाई राइज बिल्डिंग्स है। तो पॉपुलेशन ज्यादा है, जगह कम है, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग में मार खाता है। और फिर बॉम्बे की वजह से बाकी जगह हुआ।
ये प्रॉब्लम है। लेकिन मुझे लगता है जैसी जैसी गर्मी बढ़ेगी, क्योंकि मार्च में गर्मी का प्रकोप शुरू हुआ हमारे, इसी चलना मुझे लगता है अप्रैल से शुरू हो जाएंगे। जैसी जैसी गर्मी बढ़ेगी वैसा वैसा फिर ये कोविड थोड़ा डाउन होगा। लेकिन अब मास्क, सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग, इसका ख्याल रखना होगा, खान पान का ख्याल रखना होगा। सर पाकिस्तान में भी यही मसला है कि लोग ख्याल नहीं कर रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। अब तो मार्केट्स में भी बहुत कम लोग मास्क में नजर आते हैं और इसी वजह से फिर बढ़ रहा है। अभी फिर जैसे मैंने बताया स्कूल बंद कर रहे हैं, साथ ही हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी आराम से नहीं बैठते। अभी फिर कह रहे हैं वो मौलाना फजलुर रहमान के जी मैं धरना देने जा रहा हूँ और मैं प्रोटेस्ट करने जा रहा हूँ, और वो फैजाबाद पे जैसे आपको पता है अक्सर ही लोग वहां पे बैठ जाते हैं सारा ग्रुप लेके, तो वो बैठ जाएंगे। मैंने तो मेरे देश में कहा, एक 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 नेता ने ये कहा कि मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूं इसलिए मुझे मास्क लगाने की जरूरत नहीं। पुलिस ने केस बुक कर दिया उसके खिलाफ, एफआईआर दर्ज हो गई, क्योंकि उसने खुद ही टीवी पे कहा कि मैं वो वीडियो उसका जो मार्केट में वायरल हुआ, उसने कहा मैं मास्क नहीं पहनता। तो पत्रकार ने पूछा क्यों नहीं पहनते, बोले मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ। वजीर आजम को पता पड़ गया, उन्होंने कहा कोई एक विधायक एमएलए है, वो असेंबली के मेंबर है, उन्होंने कहा कि एफआईआर दर्ज करो इसके खिलाफ, इसको जरा अटका लो। क्योंकि आपको इस भ्रांतियों से दूर रहना होगा। मैं तो कहता हूं कि जो कहते हैं ना कि मैं हनुमान चालीसा पढ़ के मेरे को कोविड नहीं होता, 4 कोविड पेशेंट के पास इनको बिठा देना चाहिए 2 दिन के लिए, पता पड़ेगा कोविड होता कि नहीं होता। सर ऐसे ऐसे यहाँ पे भी बहुत है, कभी कुछ पढ़ तो ये और कभी कुछ, लेकिन सर हमारे यहाँ बहुत बहुत राज्यों में नरेंद्र मोदी सरकार को, कई राज्यों के सरकार को बहुत गालियां खानी पड़ी, बहुत लड़ाई हुई मंदिर बंद करने के चक्कर में। उन्होंने कहा मंदिर बंद, अस्पताल चालू। कोविड में मंदिर क्यों बंद, इसलिए लोगों ने रास्ते पे आके धरना देंगे, ये करेंगे, मंदिर में जाएंगे। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा नथिंग डूइंग, कोई नहीं, मंदिर बंद तो बंद, कोई मंदिर में एंट्री नहीं होगी। आज हमारे यहाँ महाशिवरात्रि है, उज्जैन में जो महाकालेश्वर का मंदिर है वहां सुबह भस्म आरती होती, एक को भी अलाउड नहीं किया आज, कोई आरती में नहीं है, सिर्फ पंडित जी पूजा करेंगे, दैट्स इट। नो, वन हैज टू बी वेरी कंफर्म्ड ऑन दिस। और ये तथाकथित जो नेता है, इनको तो एक कोविड का हॉस्पिटल का एक वार्ड रखना चाहिए, 4 कोविड के पेशेंट के साथ एक इनको छोड़ दो। जो कहते हैं कि हम धरने में बैठेंगे, बोलना तो उनके साथ बैठ, जब कोविड होगा उसको। सर ये ना पीडीएम वाले ये फिर कह रहे हैं कि हम धरने पे बैठने जा रहे हैं 26 या 24 को। लेकिन सर एक चीज आपसे मैं लास्ट में पूछना चाहूंगी, आपके यहाँ बंगाल के इलेक्शंस हो रहे हैं, तो वोटिंग का क्या सिस्टम होगा? वो तो जहां तक मैंने देखा वो लाइंस लगती है ना वोट में, तो आपको पता है नहीं, तो वोट जाते हैं, तो आप लोग क्या करेंगे? इसीलिए बंगाल की पॉपुलेशन ज्यादा है, बाकी छोटे छोटे राज्य है, तमिलनाडु हो गया, आसाम हो गया, केरल हो गया, और पौंडीचेरी तो हमारी यूनियन टेरिटरी। बंगाल इज ए बिग स्टेट, पॉपुलेशन ज्यादा है, इसलिए उनका चुनाव 8 फेज में है। इसके लिए भी बहुत क्रिटिसाइज हुआ, 8 फेज में चुनाव। लोगों ने कहा इसमें राजनीति हो गई है, 8 फेज में चुनाव, ममता को हराना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि भाई साहब कोविड है, 8 फेज में चुनाव होगा, चुनाव की डेट्स अलग अलग हो गई, ताकि हम हमारे संसाधन है ठीक से यूज करें। दूसरी बात है पोलिंग बूथ बहुत ज्यादा हो गए, बूथ पे कम टाइम, और यदि लगा कि जिस बूथ पे बहुत ज्यादा रश है वहां टाइमिंग वोटिंग के एक्सटेंड किए गए, ताकि लोग आराम से आए, एक सोशल डिस्टेंसिंग के तहत जाए और वोट करें। ये फॉर्मेट तो करना पड़ेगा। लेकिन सर 8 फेज में कर दिया का क्या मतलब है? 8 फेज को किस तरह से आप एक्सप्लेन करेंगे? एक होता है हमारे यहाँ 6 अप्रैल को मतदान जो है, 6 अप्रैल को तमिलनाडु में 6 अप्रैल को टोटल मतदान है, आसाम में 6 अप्रैल को टोटल मतदान है, मतलब आसाम में 6 और इससे पहले एक डेट है, केरल में 6 तारीख को है, लेकिन एक ही दिन वोटिंग है सारा पूरे राज्य का। बंगाल में 8 दिन मुकर्रर हुए हैं अलग अलग एरिया के, पहले इस एक डेट को इस एरिया में होगा, 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 एक्सटेंड किया उन्होंने, फेज अलग अलग फेजेस में किए। एक ही दिन करते तो बहुत मारामारी होती, ठीक, तो एक थोड़ा सा अलग अलग करके उन्होंने वो स्प्रेड आउट किया। उसके बाद बूथ ज्यादा बढ़ाए,
और इलेक्शन का टाइमिंग, यदि ज्यादा रश होता है तो टाइमिंग बढ़ा दें। वो ऑन द स्पॉट डिसीजन लेने वाले अधिकार दिए हैं लोगों को। तो ये तमाम चीजें कुछ हुई है जिसके तहत आप ये कह सकते हो कि ज्यादा पॉपुलेटेड एरिया में, क्योंकि इसके पहले बिहार में भी चुनाव करवाए गए, चुनाव वोटिंग हुआ, लेकिन बिहार में जैसा कि बाकी राज्यों में, महाराष्ट्र में और केरल में बहुत ज्यादा एकदम कोविड उठ गया, वो स्थिति बिहार में नहीं है। बिहार अभी शांत पड़ा हुआ है कोविड के मामले, इज मच अंडर कंट्रोल इलेक्शन होने के बाद। और बिहार में इलेक्शन होकर अभी 2-3 महीने हो गए, लेकिन वहां कोविड का कोई इम्पैक्ट नहीं होने दिया। तो सर लास्ट में मैं ये पूछना चाहूंगी कि अभी भी वर्क फ्रॉम होम वाला सिस्टम चल रहा है या ऑफिसेस सब ओपन है, और जो क्लासेस हो रही थी स्टूडेंट्स की वो भी जैसे ऑनलाइन क्लासेस जो थी तो वो चल रही है, या स्कूल कॉलेजेस सब खुल गए, यूनिवर्सिटीज? ट्रायल एंड एरर मेथड पे कुछ राज्यों ने खोले, जैसे ही खोले पता पड़ा कि 20-20 बच्चे कोविड पॉजिटिव निकले बाद में, इस वजह से फिर से स्कूल को ताला लग गया, ऑनलाइन हो गया। कॉलेजेस ऑनलाइन है, वर्क फ्रॉम होम बहुत जगह शुरू हुआ है। कुछ जगह ऑफिस में एंट्री हो गई लेकिन रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है, 25%, 20%, बाकी लोग घर से काम कर रहे हैं, जिनको जरूरी है वही आना है। कुछ ऑफिस में रोटेशन दिया है, सप्ताह के 2 दिन में ये लौट आएगा 25%, दूसरा 2 दिन में ये आएगा, 3 दिन में ये आएगा, ताकि आपको ऑफिस का भी फील हुआ, वो भी होगा। कुछ बड़े ऑफिस है, जब बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, आईटी की कंपनियां हैं, उन्होंने देखा कि कंप्लेंट ये है कि हम घर में रह के बोर हो गए हैं, तो उन्होंने गोवा जैसे डेस्टिनेशन है वहां अपार्टमेंट किराए पे लिए हैं और उन्होंने कहा कि आप गोवा जाके घर पे रहिए, रहना आपको फ्लैट में ही, लेकिन आप अपने फ्लैट में रहने के बजाय गोवा के फ्लैट में समुद्र देखते हुए रहेंगे तो आपको थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा और आपका वर्क का इनपुट बढ़ेगा। ऐसे कई एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, लेकिन वर्क फ्रॉम होम को अभी भी तवज्जो बहुत ज्यादा दी जाए, क्योंकि सर डेली वेजेस पे जो काम करते हैं, जो मजदूर होते हैं, जो आपको पता है कि डेली वेजेस वाले जो रोज के रोज कमाते हैं सड़क पे जाकर, उनका तो वर्क फ्रॉम होम नहीं हो सकता ना। तो मेजॉरिटी तो वो लोगों की है दोनों देशों में, पाकिस्तान में भी और भारत में भी। देखिए, जो फैक्ट्री में इनपुट का काम है, जहाँ गारमेंट फैक्ट्री है, वहां तो वर्क फ्रॉम होम होगा नहीं, वहां तो आपको सिलाई के वहां जाना ही पड़ेगा। तो उन्होंने अपनी शिफ्टें अलग अलग की है, उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से जगह दी है। यदि जगह में एक जगह यदि 50 सिलाई मशीन रखी हुई थी तो उसके जगह अब 20 पे आ गई है, प्रोडक्शन कम किया है। कुछ जगह शेड्स बढ़ाए हैं, कुछ नई जगह लेके वहां शिफ्ट किए हैं लोगों को। ये तमाम जुगाड़ सिस्टम चल रहा है क्योंकि ये ट्रायल एंड एरर मेथड से है। कुछ जगह प्रोडक्शन के लिए जाना जरूरी है, लोग जाएंगे ही जाएंगे, क्या करें, उसको जाना जरूरी है। यदि कोई साइकिल रिक्शा वाला है तो साइकिल रिक्शा पे जाएगा, लेकिन साइकिल रिक्शा वाला इतना ख्याल रखेगा कि मेरे रिक्शा में 2 लोग नहीं बैठे, एक ही बैठे, वो खुद मास्क लगाए, पीछे बैठने वाला मास्क लगाए, वो सैनिटाइजर भी रखने लगा है। साइकिल रिक्शा पे भी आपको सैनिटाइजर दिखता है। आप किसी रेस्टोरेंट या होटल में जाते हो तो आपका टेम्परेचर लिया जाता है, आपका हाथ सैनिटाइज किया जाता है, तभी आपको अंदर जाने देते हैं। रेस्टोरेंट में भी यही है कि आप एक इकट्ठा 4 लोग नहीं बैठे। आप बड़ी जगहों का बता रहे हैं, छोटी जगहें ज्यादा हैं हम दोनों देशों में, चाहे पाकिस्तान हो या इंडिया। छोटे छोटे रेस्टोरेंट, छोटे छोटे ढाबे इस तरह के, वहां कौन देखता है सर? नहीं, ऐसा है कि आवागमन भी तो कम हो रहा है, ट्रैवलिंग भी कम हो रहा है, इसलिए रास्ते के ढाबों पे इतना प्रेशर नहीं है। रही बात छोटे छोटे गांव की, तो छोटे छोटे गांव में तो कोविड पहुंचा भी नहीं है कई गांव, क्योंकि गांव वालों की इम्यूनिटी अच्छी है। हमारे जैसे वो एसी में नहीं बैठते, वो दिन रात खेती में मेहनत करते। तो वही एक हमारे यहाँ एक विलेज है, मैंने एक स्टोरी की थी, झारखंड जैसे राज्य में, झारखंड इज अ ट्राइबल स्टेट, ट्राइबल करीब करीब 60% ट्राइबल है। वहां एक गांव है, उस गांव में अभी तक कोविड क्या कोई भी डिसीज ने एंट्री नहीं। दे स्टडीड द विलेज और पता पड़ा कि वो 100 साल 150 साल पुरानी जो परंपराएं हैं, वो परंपरा उस गांव ने छोड़ी नहीं। और छोटी छोटी परंपराएं हैं कि बाहर से कोई भी आदमी आता है तो पहले जब तक हाथ पैर नहीं धोए तब तक घर में एंट्री नहीं करता। बचपन में मेरे भी घर में था, वो बंद हो गया आजकल फ्लैट सिस्टम में। उसके बाद सफेद कपड़े पहनते हो, सफेद कपड़े पहनने का मतलब एक तो सनलाइट से आपका प्रोटेक्ट होता है, दूसरी बात जल्दी गंदे हो जाते तो पता भी पड़ता है। उसके बाद उन लोगों के खान पान का जो सर्वे आया वो ये है, वो लोग सिर्फ सीजनल चीजें ही खाते हैं, सिर्फ सीजनल चीजें खाते हैं। हमारे यहाँ ऑफ सीजन आम खाने में हम दरियादिली समझते हैं
कि आरजू जी पाकिस्तान से आई। तो मैं आपको बता दूं आरजू जी, अभी तो अल्फांसो का सीजन आने में 6 महीने हैं, लेकिन देखिए मैं आपको खिला रहा हूँ। आप आरजू जी को आम नहीं खिला रहे हो, आप पॉइजन खिला रहे हो, क्योंकि आपका शरीर ही उस लायक उसके नहीं बना है कि वो विंटर में आम खाए। आम गर्मी में ही खाएगा वो। विंटर के फ्रूट्स अलग है, गर्मी के फ्रूट्स अलग है। वो कुदरत ने हमारे लिए बनाई है सिस्टम, वो लोग उस हिसाब से चलते। सब्जियां वही खाते, 12 महीने गोभी नहीं खाते। गोभी का सीजन है तभी गोभी खाएंगे, जब पालक का सीजन है पालक खाएंगे, लौकी के सीजन में लौकी खाएंगे। तो उनका शरीर ऐसा बना है कि जिसकी इम्यूनिटी इतनी परफेक्ट है कि कौन सा भी डेडली वायरस कभी उनको अफेक्ट नहीं करता। ये जब सामने चीजें आ गई, फिर जब रिसर्च हुआ तो बोला तो ये तो एवरीबॉडी सेइंग द सेम थिंग, सीजनल चीजें खाओ। बार बार डॉक्टर्स कहता है सीजनल चीजें, आंवले के टाइम पे आंवला खाओ। आप फ्रिज में रखा हुआ आंवला खाओगे तो वो वायरस तो लेके आएगा। बिल्कुल, लेकिन सर ये अवेयरनेस भी लोगों को देते रहना पड़ेगा, और आई थिंक कुछ ना कुछ मीडिया को भी इस पे काम करना चाहिए, और इस तरह के कोई शोज और अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाने चाहिए। मुझे इतना अच्छा लगा आरजू जी के, हमारा पहला सब्जेक्ट कोई और था, उसमें मेरे पे आरोप लगने थे, मुझे डिफेंड करना था, लेकिन उससे लोगों को 2 मिनट के लिए एंटरटेनमेंट होता है। बिल्कुल। लेकिन आज आपने कोविड की बात कह के इतनी बड़ी बात कर दी कि इस बहाने कम से कम हम लोगों से रूबरू हो रहे हैं। यदि लोग कुछ सुनना चाहते हैं, मैं नहीं जानता हूँ कि इससे बहुत ज्यादा लोग सुनने वाले होंगे, लेकिन जो भी इसको सुनेंगे तो कम से कम ये तो समझेंगे कि यार बंदा ठीक कह रहा है, कोविड को बचने का यही तरीका है ना। आपको फिर उसके बाद कुछ लेना पड़ेगा ना कुछ करना पड़ेगा। कोविड क्या, दुनिया का कोई वायरस, इससे भी कोविड का बाप भी आए तो आपको कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि आपका शरीर ही उसको नष्ट करेगा। बिल्कुल ठीक। और यहाँ पे मैं सर बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आपने शो ज्वाइन किया, एंड थैंक यू सो मच इंडिया का, पाकिस्तान की तरफ से, कि आप लोग ने जो है वो वैक्सीन के लिए पाकिस्तान को भी चुना। थैंक यू सो मच सर। चुना नहीं, ये हमारा फर्ज था। बड़ा भाई है भारत, ये अधिकार है आपका। यदि हम न दे तो आप लड़के ले सकते हैं, और आप लड़के लो। ये मुसीबत यदि हमने लाई तो ये बड़े भाई पे लानत है। मेरा दिल बहुत खुश है, बड़े दिल से हमने भेजा है, उसे उतने ही प्यार और मोहब्बत से एक्सेप्ट करे, यही मेरी गुजारिश है। थैंक यू सो मच सर, सो काइंड ऑफ यू। थैंक यू।